हाँ प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक अपन ने 8 टॉपिक पढ़ चुके हैं। हर टॉपिक वाइज मेरी वीडियो बनी हुई है, उनको देखना। आज अपन टॉपिक 9 पढ़ रहे हैं, स्फेरिकल मिरर। इससे पहले 8 टॉपिक जो थे, 8 टॉपिक आपके प्लेन मिरर के थे। ठीक, आज स्फेरिकल मिरर में बात करेंगे। स्फेरिकल मिरर 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है कॉनकेव, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवतल, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, जिसको बोलते हैं उत्तल। अभी कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है? देखो, ये आपका स्फीयर है, गोला, सर्किल नहीं, स्फीयर है, समझाना ना। अगर अपन इसको यहां से काट के इसको अगर बाहर सिल्वरिंग कर दें इस तरह, ये बाहर तो कर दिया पॉलिश, तो ये तो हो गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग, और ये पॉलिश। मतलब जो बाहर की सरफेस है उसको अपन सिल्वर कर देते हैं, और रिफ्लेक्टिव सरफेस ही होती है, इसको बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव, ये भी कॉनकेव ही है। बाहर की सरफेस आपका पॉलिश है और अंदर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कॉनकेव है। और अगर अपन अंदर की सरफेस को पॉलिश कर दें और बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह की, अंदर तो पॉलिश करके और बाहर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग है। चलिए, तो ये कॉन्वेक्स मिरर, या ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा दो। तो ये तो है ऊपर कॉनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है वो समझनी पड़ेगी अपन को, कि इसके अंदर पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, फोकस क्या होता है। थोड़ा सा उस पर गौर करते हैं। देखो, ये आपका स्फीयर है और ये कॉनकेव मिरर बनाया हुआ मैंने इधर, और इधर कॉन्वेक्स मिरर है। इस स्फीयर का जो सेंटर है, सेंटर स्फीयर का सेंटर, इस मिरर का, इसका मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर कर्वेचर, सेंटर मतलब इस स्फीयर का जो सेंटर है, इस कॉनकेव मिरर का या कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ये जो इसकी रेडियस है, ये इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको अपन आर से लिखते हैं, इसको सी से लिखते हैं, या आर हो गया। अच्छा, एक होता है इसके अंदर अपर्चर। क्या होता है? तो ये आपने यहाँ से काट दिया तो आपको एक सर्किल नजर आएगा, ये इस तरह का। जैसे इस तरह गोल, ये सीट। तो इसकी जो तो ये तो हो गई इसकी सेंटर, मान लो यहाँ पर कर दिया, ये तो हो गया आर, या ये भी कैपिटल आर, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो रेडियस है, ये जो अपन ने काटा, और ये अंदर एक सर्किल मिलेगा आपको, ये कहलाती है स्मॉल आर, ये कहलाता है अपर्चर। अपर्चर, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्वारक। ये अपर्चर है। सपोज इसकी रिलेशन, ये डी डिस्टेंस है, सपोज यहाँ तक की, ये आपका स्मॉल आर है यहाँ तक का, तो रिलेशन होगा डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। डी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, लेकिन कई बार सवाल के अंदर अपन को ये टी दे देते हैं, टी, और स्मॉल आर दे दिया, फिर कैपिटल आर पूछा, तो इसके अंदर क्या डी क्या होगा? अगर ये टी दे रखा हो, ये डी नहीं दे रखा, अगर डी दे रखा हो तो ये रिलेशन है, और टी दे रखा हो इधर से ये दो, ये ठीक, ये मोटाई एक तरफ, तो क्या बनेगा रिलेशन? तो आर क्या होगा? ये होगा आर डी, जो होगा आर माइनस टी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये कैपिटल आर है, इसमें से स्मॉल टी घटा तो ये डी आ गया, प्लस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर। तो अगर डी दे रखा हो, स्मॉल आर दे रखा हो, तो कैपिटल आर इस तरह रिलेशन है, और टी दे रखा हो और आपको डी नहीं दे रखा हो तो आर माने टी, क्योंकि टोटल आर है, आर में से टी लेस करोगे तो डी आएगा, और डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये थोड़ा सा मिला। अच्छा, जो एपर्चर है, अब देखो यहाँ से अपन ने काटा, यहाँ से काटा, तो ये इसका एपर्चर है, यहाँ से काटा अपन ने, तो ये एपर्चर है, तो इसका मतलब है कि ये एपर्चर अगर बड़ा होगा तो मिरर की साइज बड़ी होगी, लेकिन इस केस में इसमें और इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेंटर से स्फीयर के सेंटर से वहाँ तक का, तो ये स्मॉल आर क्या बताता है? स्मॉल आर प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मिरर, जितना अपर्चर की रेडियस होगी उतनी मिरर की साइज बड़ी होगी, है ना। अब यहाँ पे स्मॉल आर इतना है, इसका स्मॉल आर इतना है, लेकिन कैपिटल आर सेम है, और कैपिटल आर क्या बताता है? कर्वनेस, आर जो बताता है कर्वनेस बताता है, कर्वनेस कितना कर्व है? कर्व, और स्फीयर, कर्वनेस ऑफ स्फीयर क्या मतलब है? देखो अगर ये स्फीयर है छोटा सा, एक स्फीयर आपकी ये है, एक टुकड़ा एक ये है, तो अपन कहेंगे ये इस स्फीयर का टुकड़ा है, तो इसकी रेडियस ये होगी छोटा। एक ये स्फीयर बनाया अपन ने पूरा बनाते हुए, तो इसकी रेडियस थोड़ी बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि जितना आर ज़्यादा होगा उतना वो कम कर्व होगा। इट मीन कर्व इनवर्सली 1/r रेडियस ऑफ कर्व। देखो इसको अगर अपन बनाते हैं थोड़ा और, तो इसका आर ज़्यादा है लेकिन ये कर्व कम है, मुड़ा हुआ कम है, तो ध्यान, स्मॉल आर तो बताता है साइज ऑफ मिरर, और कैपिटल आर बताता है कर्वनेस ऑफ मिरर को बताता है। लेकिन इनमें कर्व और आर में क्या रिलेशन है कि आर अगर आपका ज़्यादा होगा तो कर्व कम होगा, जितना आर अगर इनफाइनाइट हो गया तो ये फ्लैट हो जाएगा, प्लेन, क्योंकि देखो ये बनाओगे फिर ये बनाओगे फिर ये बनाओगे तो ये बनाओगे। इसको अगर अपन स्फीयर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो आर तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये इसमें ये कम कर रहे हो। तो ये थोड़ा दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि स्मॉल आर क्या चीज़ है तो कैपिटल आर क्या चीज़ है, और इसमें आपस में क्या रिलेशन है। अब अपन इसमें और आगे बात टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं, पोल क्या होता है। ठीक है, इसको पॉज करके उतार लेना, बस ये दे दिया मैंने थोड़ा सा। तो देखो सपोज ये आपका कॉर्नर, ये आपका ये सेंटर है इसका, ये सेंटर पोल ये कहलाता है इसका। जहां से पोल, जहां से सारी डिस्टेंस मेजर की जाती है। पोल अपन चूज इस तरह करते हैं कि जहां से डिस्टेंस आसानी से नापी जा सके। ये पोल, ये पोल मिरर का मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है।
पोल मिरर का मिड पॉइंट होना ज़रूरी नहीं है। अगर सपोज आपका ये एक्सिस है, अगर मैंने मिरर इतना कर दिया, सपोज ये ले लिया इतना, तो भी पोल यही रहेगा, क्योंकि अगर अपन इस एक्सिस को सेंटर ये है और ये पोल है, क्योंकि इस पे लाइन पे इजीली गोइंग मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ से भी काट दिया सपोज ये, तो पोल ये हो गया। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर मेरा छोटा सा भी होगा तो इमेज तो पूरी बन जाएगी। ये पोल और ये सेंटर। और अगर अब मेरा इतना भी हुआ, आगे मान लो मेरा अपना है, इसको अगर अपन इतना कर दें काट के, ये आपका सेंटर है और ये आपका मेरा इतना सा, इसको हटा भी दें सपोज, तो भी पोल यही रहेगा। समझ में आया? मिरर का मिड पॉइंट पोल नहीं होता, वो पोल वो पॉइंट होता है जिसे अपन सारी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, इजी गोइंग, कन्वीनियंट टू इजी, आसानी से अपन मेजरमेंट कर सकते हैं मिरर का पॉइंट। जैसे मैंने बताया यहाँ पे अपन चाहता था 99% तो 95% तो ज़्यादातर मिड पॉइंट ही लेते हैं कि वो मिरर दोनों तरफ से सिमेट्रिकल होता है। लेकिन अगर हम अपन मिरर काट भी दें इस तरह, तो यहाँ रखना है, अगर यहाँ से काट दिया तो भी पोल इसके हिसाब से ये डिस्टेंस आसानी से मेजर की जा सकती है। और अगर इसको पूरे को हटा भी दें तो भी पोल यहीं रहेगा, है सर। तो पोल मिरर का मिड पॉइंट नहीं होता। 12th की किताब में जरूर ये बता रखा है, लेकिन अपन आने वाले सवाल में आपको बताएंगे कि पोल हम हमेशा यहीं रखेंगे चाहे मिरर कितना छोटा सा ही हो। ओके, और देखते हैं अपन इसके अंदर और चीज़ें देखें। एक शब्द होती है प्रिंसिपल एक्सिस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाली लाइन है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जॉइनिंग लाइन है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। अच्छा, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, रिफ्लेक्शन का रूल हमेशा फॉलो करेंगे। जो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, नॉर्मल से बना इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू नॉर्मल से बना रिफ्लेक्टेड एंगल, हमेशा चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे प्लेन मिरर हो, सब में लागू होता है। जो अपन इसको फॉलो करेंगे हर जगह। देखो, तो थोड़ा सा अपन कुछ इसमें, अब इसके अंदर अपन बात करते हैं फोकस। तो ये तो हो गया, आता थोड़ा सा कुछ देखो, ये तो हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये अपेचर जो मैंने बताया था। और अपेचर अगर बड़ा होगा तो इसका मतलब मिरर बड़ा होगा। और ये बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर, और अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है तो वो कम कर्व है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कम है तो ज़्यादा कर्व है, ज़्यादा कर्व। ये आपका पोल, ये सेंटर, चीज में जैसे ये वो पॉइंट हो है जिस पर अपन आसानी से सारी डिस्टेंस मेजर कर सकता हूँ। अगर कोई अपन को फोकस की डेफिनेशन निकालनी है, थोड़ी सी बता दूँ, तो अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो कहाँ से पास होती है। देखो, तो सबसे पहले ये, अच्छा सर्किल के अंदर ये आपका स्फीयर है, स्फीयर का जो नॉर्मल होता है ना, वो हमेशा सेंटर से पास होता है, सेंटर से पास होता है। ये नॉर्मल हो गया। तो इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, तो ये भी आपका थीटा होगा। अब ये क्या पॉइंट है, किससे पास होगी, अभी पता लग जाएगा कि अपने क्या करा कि इंसिडेंट रे ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और वो मिरर से टकराने के बाद इधर से पास हो गई। अब ये पॉइंट क्या होगा उसकी तरफ, फिर फोकस की डेफिनेशन इसी से निकालेंगे आगे जाके अपन। अच्छा, ये आपका आर है सेंटर से, तो ये भी आर है,
इसको थोड़ा सा अंदर बना देते हैं, ये लो थीटा। अब इस पे अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। देखो ये थीटा और ये थीटा, तो ये भी थीटा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है ये। और यहाँ से अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ये आर, और इस पॉइंट से पास हो रही है निकलने के बाद, ये मान लो एम और ये एन लिख देते हैं कि ये रेस टकरा के एम से लेकर एन से पास हो गई। तो अपन को ये डिस्टेंस निकल जाएगा तो ये पता चल जाएगा पॉइंट एन क्या है। तो इस पर अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये थीटा सेम है, ये 90 है, तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। अच्छा, दोनों ये जो कॉमन है तो ये कहने को ना ये दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये आपका ये डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि मुझे ये निकालना है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से आते कि कितनी डिस्टेंस होगी। देखो इसको डायग्राम में थोड़ा इधर बना देता हूँ। ये 90 है, ये आपका थीटा है और ये पूरा आर है, तो उसका आधा पार्ट हो गया आर बाई 2, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो तीनों साइडें इनकी दोनों बराबर होगी। ये इसके ये कॉमन है तो ये बराबर होगा, इक्वल होगा, और ये इक्वल होगा, ये और ये आपका थीटा, ये 90। अच्छा, एंगल के सामने तो परपेंडिकुलर होता है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ये सपोज डिस्टेंस x ले लेते हैं एक बार, तो r बाई 2 अपॉन x, ये 90 है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस ऑफ थीटा। इस x को उधर ट्रांसफर कर दो और इसको इधर ले आओ, तो r बाई 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू x, तो x इक्वल टू हो गया r बाई 2 सेक थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई रेज आती है तो इसके सेंटर से x डिस्टेंस r बाई 2 सेक थीटा से, सेंटर से r बाई 2 सेक थीटा से पास होती है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी पोल से, देखिए तो NP हो जाएगा आपका r माइनस r बाई 2 सेक थीटा। तो कोई रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो टकराने के बाद वो पोल से r माइनस r बाई 2 सेक थीटा डिस्टेंस से पास होती है। लेकिन आपने तो ये पढ़ा है कि सर r बाई 2 से पास होती है, लेकिन थोड़ा उसके लिए कुछ कंडीशन है। कुछ कंडीशन क्या है वो अपन बात करते हैं पहले। देखो तो r बाई 2 से कब पास होगी वो देखो, अगर ये अपेचर छोटा होगा, समझिए अगर थीटा छोटा है, मतलब ये एक होती है पेरेक्सियल रे, ये सेंटर है जो आपके पोल के पास होती है, उनको बोलते हैं पेरिक्सियल रे। और जितनी रेज अगर पास हो, जैसे यहाँ से पास हो रही है थोड़ा, तो ये थीटा ज़्यादा बनेगा। अगर यहाँ से पास आ रही है पोल तो ये थोड़ा थीटा कम बनेगा, और पास आ रही है तो ये और थीटा कम बनेगा। तो पेरिक्सियल रे वो होती है जो इसके नज़दीक से पास होती है। तो थीटा अगर छोटा होगा स्मॉल, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है छोटे के लिए। और कॉस थीटा उस केस में ये कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है। पेरिक्सियल रे जब रेज पोल के पास हो, जिसको बोलते हैं पेरिक्सियल रे, तो पास तो इससे होती है, लेकिन जब ये रेज पास से आती है, प्रिंसिपल एक्सिस से पास होती है, उसको पेरिक्सियल रे कहते हैं। तो उस केस में थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा के इक्वल, टेन थीटा के इक्वल कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि थीटा 0 बराबर 1 हो जाता है इक्वल। तो उस केस में क्या होगा, अगर ये रेज पेरिक्सियल है, इफ रे इज पेरिक्सियल, या और बोल सकते हैं थीटा इज स्मॉल, ये बोल सकते हैं, या एपेचर इज स्मॉल। एपेचर अगर छोटा होगा, जब मिरर इतना सा होगा तो पास होगी, या एपेचर इज स्मॉल। क्या तो एपेचर इज स्मॉल बोल दो, या रे इज पेरिक्सियल बोल दो, या थीटा इज स्मॉल बोल दो, या
जो इंसिडेंट रे है पैरेलल टू एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पास में हो, तो उस केस में आपका ये जो NP आएगा वो हो जाएगा R माइनस R/2 इक्वल टू R/2। तो R/2 पे फोकस होता है, एक्चुअली फोकस तो R/2 पे ही होता है, वो गलत नहीं है। तो रेज उसकी कंडीशन है फोकस की, कि फोकस से कब गुजरेगी, पास होगी, कि जब रेज पैरेक्सियल हो और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से पास होगी या पास होती दिखेगी, वो अपन बता देंगे, ये लगेगा। तो ये अगर गलती, फोकस तो R/2 पे ही होता है, लेकिन R/2 पे तब पास होगी जब वो पैरेक्सियल हो। तो ये ध्यान रखना अपन ने, इसके अंदर R/2 गलत नहीं पड़ा, और अगर ज़्यादा दूर है तो फिर ये फॉर्मूला है, ये एक्चुअल तो यहाँ से पास होती है, लेकिन थीटा स्मॉल होने के कारण ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कंडीशन ध्यान रखना, ये है तो आपका इससे पास, R/2 से पास होगी, नहीं तो इससे पास होती है। ठीक, बता दूँ, पॉज करके उतार लो आप इसको। अब इस पर थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं अपन थोड़ा, ये तो आपका पैरेक्सियल रे हो या थीटा स्मॉल हो या एपेचर स्मॉल हो, तो उस केस में R/2 से पास होती है। तो रेज क्या होता है, इसके अंदर दो तरह की रेज होती हैं। देखो, एक तो पैरेक्सियल रे, ये पैरेक्सियल रे बता दिया, ये तो मिड पॉइंट हो गया R/2। अगर आपका ज़्यादा रेज है, सपोज इसको बोलते हैं मार्जिनल रे, दूर मार्जिनल रे, तो ये थीटा छोटा है और ये थीटा बड़ा हो गया, देखो तो ये थीटा ज़्यादा होगा तो ये इससे पास हुई होगा, तो पैरेक्सियल रे तो यहाँ से पास हो रही है R/2 से, और मार्जिनल रे के लिए फॉर्मूला क्या होगा, R माइनस R/2 सेक थीटा। तो थीटा अगर बदलेगा तो इसका मतलब मार्जिनल रे ये और ज़्यादा ऊपर जाओगे तो आपका ये थीटा और ज़्यादा होगा, तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। तो अलग अलग मार्जिनल रे के लिए ये अलग अलग पॉइंट से पास होती है, क्योंकि थीटा वेरी कर रहा है। तो इधर है फॉर डिफरेंट मार्जिनल रे आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट पास डिफरेंट पॉइंट्स, इट पास डिफरेंट पॉइंट, मतलब अगर डिफरेंट मार्जिनल रे के लिए रेज से टकराती है, मार्जिनल मतलब दूर वाली, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट पास डिफरेंट पॉइंट, आया समझ। जबकि पैरेक्सियल रे में फॉर पैरेक्सियल रे आर फॉर इज आर ऑल रे, ये फॉर ऑल पैरेक्सियल रे पास, ये तो डिफरेंट पॉइंट बोला मैंने, और ये फॉर ऑल पैरेक्सियल रे पास सेम पॉइंट, नॉन इज फोकस, नॉन इज फोकस। और फोकस क्या है, जो डिस्टेंस है NP, इसको अपन F लिखेंगे, वो होगा R/2। तो ये थोड़ा सा क्लियर होना कि पैरेक्सियल रे तो हमेशा फोकस से पास होती है, और जो मार्जिनल रे है वो अलग अलग पॉइंट से पास होती है मिरर से टकराने के बाद, और वो थीटा पे डिपेंड करती है। अलग अलग थीटा होगा तो अलग अलग पॉइंट से गुजर, मैंने जैसे डायग्राम बताया है कि ये रेस तो इससे पास हो रही है, देखो ये तो रेस कौन सी है, पैरेक्सियल वाली R/2, ये वाली रेस कौन सी जा रही है यहाँ से, और ये यहाँ से, ये पॉइंट अलग अलग हो गए ना,
अलग, और पेरिक्सियल रे सबसे ज़्यादा दूर पे पास हो गया। ठीक, तो अपन जब तक कुछ नहीं बोले क्वेश्चन के अंदर तो अपन को पेरिक्सियल रे ही मानना है। और अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दें तो फोकस आपको r/2 करना है, या r/2 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल करना है, क्योंकि इसके अंदर अपन को पेरिक्सियल रे के ही करना है सारा सवाल, जब तक वो नहीं दे। देखो एक क्वेश्चन अपन लेते हैं जिसमें और थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखो ये मिरर है, कॉनकेव मिरर, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर है, और इसका आर मान लो 5 सेंटीमीटर, और ये आपके कोई एक्सिस इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज आ रही है, और ये 3 सेंटीमीटर पर है, 3 सेंटीमीटर। तो इसको कहाँ से पास होगी? देखो ये सेंटर हो गया इसको 3 ये सेंटर हो गया, 5 हो गया, और ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये नॉर्मल है। इसको 3 यहाँ पे लिख दिया अपन, इस 3 को इधर लिख देते हैं, 3 ये भी 3 है, और ये 90 डिग्री, तो ये कितना का 4, तो यहाँ कहाँ से पास हो? अच्छा ये दो डिस्टेंस कितनी बताई थी मैंने अभी, बोलो ये डिस्टेंस एन पी इक्वल टू r माइनस r/2 सेक थीटा, क्योंकि ये एंगल छोटा नहीं है, ये बता दूं आपको एंगल कितना है। इसको देखो tan थीटा इक्वल टू 3/4, और ये थीटा है 37 डिग्री। तो पेरिक्सियल रे का एंगल अप टू 5 डिग्री तक रखते हैं, और ये कितना आ रहा है 37 डिग्री। तो फॉर्मूला ये लगेगा आपको, अभी कितना आ जाएगा, r की जगह 5 आ जाएगा, माइनस 5/2 सेक थीटा। तो पहले कॉस थीटा निकाल रहे हैं, कॉस का उल्टा कर देंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा इसके अंदर 4/5, इसका उल्टा 5/4, तो सेक थीटा है नहीं, तो 5 माइनस 8, ये आपका हो जाएगा r/2 5/2 सेक थीटा 5/4, 4/5 का 5/4 25, 40 माइनस 25/8 या 15/8 से पास होगा, इससे पास होगा एनपी डिस्टेंस। तो समझ में आया ना r/2 कब लेना है। अब ये नहीं बोला ना पेरिक्सियल, ये आपके रेज पैरेलल है तो इसका फोकस तो 5/2 पे होता है ना, 5/2 से थोड़ी पास हो रही है क्यों, लेकिन ये एंगल ज़्यादा है तो फोकस से तब पास होती है। फोकस हमेशा r/2 पर ही होता है, वो गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए पेरिक्सियल रे होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्लियर। अगर क्वेश्चन में f दे रखा है तो r को हमेशा 2f करना है। अगर f दिया हो तो जैसे ये रेज आपकी आ रही है इंसिडेंट रे, ये आपका पोल है, ये सेंटर है, और ये f हाइट पर है, f हाइट, ये थीटा हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल वही थीटा होगा। अच्छा ये f यहाँ पे भी f ही होगा, ये 2f हो गया, आ रहा है समझ 2f। अब देखो सर ये f ये 2f, तो ये एंगल देखो, ये एंगल क्या हो रहा है, ये ट्रायंगल ये इस तरह का, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये तो 2f हो गया, f देर का, तो 2f ये f ये थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू f अपॉन 2f 1/2, तो थीटा 30 डिग्री, तो छोटा स्मॉल एंगल नहीं है, अप टू 5 डिग्री बोला था ना। तो अब इसके लिए अपन कहाँ से पास हुई, वो एन पी इक्वल टू r माइनस r/2
सेक थीटा आर सेक थीटा, ये आपका इसमें कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि थीटा 30 है, कॉस थीटा हो जाएगा √3/2 और उसका इन्वर्स को सेक थीटा तो 2/√3। तो आर कॉमन ले लें तो 1 - 1/√3, ये आपका NP होगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये थीटा अगर ज़्यादा हो गया तो ये फोकस से पास नहीं होती है, R - R/2 सेक थीटा से पास होती है। हाँ, अब अपन लेते हैं थोड़ा कुछ स्टैंडर्ड रेंज लेते हैं फॉर इमेज फॉर्मेशन के लिए, कुछ रेंज जिसको अपन को आगे जरूरत बनेगी। रे फॉर इमेज फॉर्मेशन, लेकिन कोई भी रे लेंगे। अच्छा, अपन ये सारा जो डायग्राम बना रहे हैं अभी पैरेक्सियल रे के लिए बना रहे हैं, वो तो थोड़ा बताने के लिए था कि पैरेक्सियल रे के लिए R/2 लेना है, मार्जिनल रे के लिए R - R/2 सेक थीटा अलग अलग होता है पॉइंट के लिए, लेकिन अपने सारे जो डायग्राम बनेंगे वो पैरेक्सियल रे के लिए बनेंगे, उसी के लिए अपन वैलिड करेंगे क्योंकि अपन फोकस R/2 पे ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो रेज फॉर इमेज फॉर्मेशन स्टैंडर्ड रेज लेते हैं, जनरल लेते हैं, बाकी तो नियम पता होना। फर्स्ट रेज तो लेंगे जैसे कॉनकेव मिरर है, अगर रेस पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये आपका CF, तो जो रेज इसके पैरेलल होगी और ये अपने पैरेक्सियल रे रखा है, ये थीटा हो गया तो ये फोकस से पास होगी टकराने में, क्योंकि थीटा को तो फॉलो करेगी ना, थीटा को तो नियम फॉलो होना है, I = R तो रहना ही चाहिए। ये आपका अगर यही रेज आपका कॉन्वेक्स में देखते हैं, देखो ये आपका नॉर्मल हो गया। पहले नॉर्मल बनाना सीख जाओ, नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। ये रहा, अब ये थीटा होगा तो I = R के लिए किधर जाएगी, ऊपर, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसे लगा अपेयरिंग टू मीट, ये फोकस है यहाँ पर, क्योंकि इधर कोई रेज नहीं जाएगी, सब टकरा के इधर जाएगी। तो जो रेज पैरेलल होती है या तो फोकस से पास होती है, फोकस से अपेयरिंग टू पास, तो फर्स्ट रेज तो इसको लेंगे कम है। सेकंड रेज अपन लेंगे, दोनों को मैं कंपेयर करके बना रहा हूँ इसलिए ध्यान रखना। फर्स्ट दोनों में प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल थी। दूसरी रेज लेंगे अपन, अगर जो रेज फोकस से पास हो रही है या अपेयरिंग टू पास है, ये सी, अब इसका नॉर्मल देखो, अब ये नॉर्मल हो गया, तो ये इंसिडेंट रे, ये एंगल नॉर्मल से, तो नॉर्मल से ये थीटा सीधे चल जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। मतलब पैरेलल का मतलब ये इसलिए हो रही है कि पैरेलल, ये I = R को फॉलो कर रही है, एक मिनट बस, वो I = R पे ये वैसे ही पैरेलल हो जाएगी। जो फोकस से पास होती है वो मिरर से टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। अब इसके अंदर तो कॉन्वेक्स में दिखाते हैं इसको, बाकी और भी कोई रे भी लोगे ना तो आप I = R के हिसाब से सारे डायग्राम बनाना। गैप हो गया, ये फोकस से मैं डॉटेड करके पास कर रहा हूँ पहले, अपेयरिंग टू पास, और ये आपका नॉर्मल, और ये आपका रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गई, तो ये पैरेलल है। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये नॉर्मल, ये थीटा, ये थीटा,
ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट रे टकरा पैरेलल हो गई। तो दूसरी रेज अपन कभी कभी इसको काम में लेंगे, जैसे थर्ड रेज देखो, जी अगर ये सी से पास होती है, अब सी से पास होगी तो नॉर्मल भी रहेगा, तो इंसिडेंट एंगल 0, तो ये वापस इधर हो जाएगा। इसमें भी अगर सी से पास हो रही है या अपीयरिंग टू पास, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापिस उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आई इक्वल टू आर, तो 0 एंगल। और 4 रेज इसी में बना देता हूँ। अगर ये पोल से टकरा रही है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है वो इसका नॉर्मल बनेगा, क्योंकि नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास हो तो नॉर्मल आ रहा है, क्योंकि सेंटर से पास हो रही जहाँ से टकराती है, तो ये थीटा हुआ अगर पोल से पास होती है। इसमें भी अगर ये पोल से टकराती है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस इसका नॉर्मल की तरह ट्रीट करेगी, और ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ठीक, अब ये 4 तरह की मैंने रेज बताई है, और भी कोई रेज हो तो उसका भी एक डायग्राम बनाता हूँ दो, लेकिन आई इक्वल टू आर को फॉलो करना है। देखो सपोज ये रेज आ गई, चलो ये पोल हो गया, ये सेंटर। ना तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, ना फोकस से पास हो रही है, ना पोल से पास हो रही है, ना सेंटर से पास हो रही है, अलग से एनी टाइप। तो आप तो सीधा है, कोई नियम रखो, ये थीटा तो ये नॉर्मल हो गया, बस नॉर्मल से पास हो जाना चाहिए उसका, ये आई इक्वल टू आर, देखा तो बस ये लो ये थीटा हो गया। तो आई इक्वल टू आर हमेशा फॉलो करना है, इसके अंदर भी तो ये लो। अब देखो ना तो मैंने ये सेंटर है, ये पोल है, तो ये रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी नहीं है, फोकस से भी पास नहीं हो रही, सेंटर से भी पास नहीं हो रही, पोल पे भी नहीं कर रही, और ये तीसरी है। तो बस कंसेप्ट वही रहेगा, बस वो कंसेप्ट पकड़ना। ये आपने इसके अंदर क्या बनाया, नॉर्मल बना लो सर, ऐसे पढ़ो, ये थीटा मेजर कर लो, उसी थीटा पर आगे बढ़ा दो, ये इंसिडेंट है, वो रिफ्लेक्टेड। तो ये अपन रेज का बताया, जो स्टैंडर्ड रेज यूज लेंगे फॉर मिरर इमेज। तो अगले लेक्चर में अपन फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे इनका कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। ठीक, थैंक यू, और उनको ध्यान रखें।